फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से आप क्या करेंगे, पोल में जवाब देंगे पढ़ने के बाद। आज ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं जिनमें आप फंसते हैं, तो ध्यान से जवाब दीजिएगा। असर्शन क्या है? स्टेटमेंट है, एक कथन है। क्या है? चिल्ड्रन आर अनेबल टू लर्न ऑप्टिमली व्हेन दे आर अंडर नरिश्ड और अनवेल। यानी बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वो अस्वस्थ हैं, अंडर नरिश्ड हैं, अल्प पोषित हैं या कुपोषित हैं। कुपोषित तो खैर थोड़ा और खराब स्थिति होगी, तब तो बहुत सारे इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाते हैं जिनको आप फिर ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है या हो ही नहीं पाते बहुत सारे केसेस में। लेकिन बच्चे को जितना नरिशमेंट, जितना पोषण जिस मात्रा में मिलना चाहिए, यदि वो उसे मिला ही नहीं और वो ठीक महसूस नहीं कर रहा, अनवेल है, अस्वस्थ है, तो वो ठीक से नहीं सीख पाएगा। क्या ये बात सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है भाई। दिमाग ठीक से डेवलप होने के लिए एक प्रॉपर पोषण भी चाहिए, और दिमाग ठीक से डेवलप्ड नहीं है, शरीर ठीक से डेवलप्ड नहीं है, तो क्या होगा? सीखने में भी समस्या होगी। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट के सभी प्रकार इंटर रिलेटेड है। तो ये बात तो ट्रू है, एकदम सही है, इसमें कोई भी डाउट किसी को भी नहीं होना चाहिए। इसका रीजन क्या दिया है ये भी पढ़ लेते हैं। ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, फिजिकल डेवलपमेंट हैज एन इम्पैक्ट ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी बच्चा पोषण के कारण या अल्प पोषण के कारण यदि उसका शरीर ठीक से विकसित नहीं हो पाया तो वो सीख भी ढंग से नहीं पाएगा, उसके दिमाग पे भी उस चीज का प्रभाव पड़ेगा, उसकी सोचने समझने तर्क करने हर एक क्षमता पे, क्योंकि ब्रेन ठीक से डेवलप नहीं हो पाएगा यदि ठीक से शरीर को पोषण नहीं मिला तो क्योंकि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल चारों प्रकार जुड़े हुए हैं विकास के, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू। क्यों? क्योंकि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक तो दोनों सही है, दूसरा आर जो है वो सही से करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है ए को। यानी ए की जो व्याख्या है, जो कथन की व्याख्या है, वो भी एकदम सही कही गई है आर के द्वारा। बाकी चीजों की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आर करेक्ट है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, फॉल्स तो है ही नहीं। चलिए फिर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, फटाक से जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज दिस इलस्ट्रेट। यानी विकास का कौन सा सिद्धांत, विकास के सिद्धांत पे एक क्वेश्चन आता ही है, विकास का कौन सा सिद्धांत इस एक लाइन से इलस्ट्रेट होता है या संदर्भित होता है। ठीक है, निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है। ठीक, फोन में नहीं लगना आज तुम्हें, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन होता है। ठीक, द चाइल्ड लर्न्स टू स्टैंड बिफोर शी कैन वॉक एंड बैबल शी बिफोर शी टॉक्स। यानी बच्चा जो है खड़े होना पहले सीख लेता है चलना सीखने से। भाई पहले बच्चा खड़े होना सीखेगा तभी चलना सीखेगा। ऐसा कोई बच्चा देखा है दुनिया में जो दौड़ना सीख चुका हो, खड़े होना ना आता हो या चलना ना आता हो? भाई बैठना सीखेगा खड़े होने से पहले, चलना सीखने से पहले क्या है? खड़े होना सीखेगा। तो ये सीक्वेंस है विकास का एक, ठीक है ना। तो ये डेवलपमेंट का सीक्वेंशियल वाला प्रिंसिपल है, यानी विकास क्रमबद्ध होता है, क्रम में होता है। बैबलिंग क्या होता है? चा बा मा, ये सिंगल सिलेबल वाले वर्ड जो 6 महीने के आसपास बच्चा बोलने लगता है, वो प्रॉपर एक शब्द की अवस्था जिसको वन वर्ड स्टेज कहते हैं, 1 साल उससे पहले आती है। डेवलपमेंट जो लैंग्वेज डेवलपमेंट वाला सेक्शन है उसमें हमने ये समझा हुआ है। अब अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट सीक्वेंशियल है। बात तो सही है, फिर भी पढ़ लेते हैं बाकी ऑप्शंस को। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो, यानी खड़े होने से पहले वो बेसिकली चलने से पहले वो खड़े होना सीखता है। ये हेड टू टो है? नहीं। ये सेंटर टू पेरिफेरी है? नहीं। तो इसका तो सेंस यहां बनता नहीं है हेड टू टो का। भाई पहले अपना सर संभालना सीखता है, गर्दन संभालना सीखता है, धड़ संभालना सीखता है ना, बैठना सीखता है, फिर खड़े होना सीखता है, समझ में आता है। लेकिन इसमें दूसरा भी तो दिया हुआ है, इसको तो चलो आप एक बार को मान भी लेते कि सही है, लेकिन बैबल करना ये तो हेड टू टो जाना नहीं हुआ ना। लैंग्वेज डेवलपमेंट में तो आता नहीं है, तो फिजिकल डेवलपमेंट का टाइप है जो हेड टू टो जाना है, या जो आपका सेफेलोकॉर्डल है, सिरोध पदोन्मुखी। तो इसमें दूसरा वाला पार्ट गलत हो जाता। अगर ये सिर्फ इतना ही होता कि एक बच्ची चलने से पहले खड़े होना सीखती है, तब तक भी हम एक बार को मान लेते, लेकिन ये दूसरी सिचुएशन को फुलफिल नहीं करता। डेवलपमेंट इज डिसऑर्डरली, डिसऑर्डरली कभी नहीं होता, ऑर्डर में होता है, सीक्वेंस में होता है, यूनिवर्सल। पूरी दुनिया का कोई भी बच्चा हो पहले खड़े होना ही सीखेगा चलना सीखने से पहले, तो डिसऑर्डरली नहीं हो सकता। डेवलपमेंट प्रोग्रेसेस फ्रॉम सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, यानी केंद्र से बाहर की ओर। अब ऐसा तो कहा नहीं है कि एक पहले बच्चा पूरे हाथ से पकड़ता है किसी चीज को, बाद में उंगलियों से, यानी पेन पकड़ना सीख जाता है, वो फिंगर्स का यूज, पहले हैंड्स का यूज, वो सब बात तो हुई रही है। तो खत्म कहानी। ए ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर है कि सीक्वेंस में होता है, ऑर्डर में होता है, जैसा कि मैंने आपको POS से बताया भी हुआ है। प्रोग्रेसिव है, ऑर्डरली है और सीक्वेंशियल चेंजेस हैं, सीक्वेंस में होते हैं, एक के बाद एक स्टेज आती है। ऐसा नहीं होता पहले बच्चे का बुढ़ापा आ जाए बाद में जवानी आए, मतलब ही नहीं है। क्या होगा? पहले आपको पता है इन्फेंसी, शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है, फिर उसके बाद आपको पता है अर्ली चाइल्डहुड आता है, देन लेटर चाइल्डहुड आता है, फिर एडोलेसेंस आता है। क्या ऐसा हुआ पहले अडल्ट बन जाए आप बाद में बच्चे बने? नहीं है ना संभावना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई? अगेन आपका पेट पे बाण मारने वाला सवाल, मुश्किल कहते हैं हम इसको। असर्शन क्या है? ये क्वेश्चंस होते इजी हैं बट देख के मुश्किल लगते हैं। कथन क्या है? कथन कहता है चिल्ड्रन लर्न द नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी ओनली थ्रू फॉर्मल एजेंसीज। यानी जो बच्चे हैं वो अपने समाज की जानकारी, कौशल, मूल्य, रीति रिवाज केवल औपचारिक कारकों से सीखते हैं। औपचारिक क्या? जब उनको एक ट्रेनिंग देने भेज रहे हैं या स्कूल में प्रॉपरली जब हम उनको सिखा रहे हैं कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, मतलब एक फॉर्मल माहौल में, औपचारिक माहौल में जहां उस तरह के रूल रेगुलेशन सारी चीजें होती है, सिर्फ वहीं से बच्चे समाज में रहना सीखते हैं। तो फिर परिवार तो मुख्य कारक होता था सोशलाइजेशन, सामाजिकरण का मुख्य इकाई है अगर देखा जाए। सबसे पहले आप परिवार में ही सीखते हैं कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे किसी से पानी के लिए पूछते हैं, किसी को नमस्ते करते हैं कोई घर आए तो इन्होंने तो कहा सिर्फ फॉर्मल एजेंसी ही सिखाएंगी कि समाज में कैसे रहा जाता है। तो ये बात तो गलत हो गई। इनफॉर्मली भी सीखते हैं हम, चाहे परिवार हो, दोस्त हो, हमारा सोशल मीडिया हो, है ना, कि समाज में कैसे रहा जाता है। रीजन क्या दिया इसका? सोशलाइजेशन इज अ सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस, यानी एक रेखा में चलता है, 2+2+2 ही चलता रहेगा, आगे पीछे नहीं होता। सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है एक सिंपल सी प्रक्रिया है, वेल प्लान्ड मैनर में होती है। जी नहीं, सामाजिकरण की प्रक्रिया एक कॉम्प्लेक्स, एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता, लीनियर में नहीं है, लीनियर फैशन में नहीं जाएगी, स्ट्रेट लाइन नहीं है, कोई सीधी रेखा नहीं है। कौन सी चीज बच्चा कहां से सीख ले, किस बात को कैसे अडेप्ट कर ले दिमाग में, किसी को नहीं पता। तो ANRR फॉल्स, दोनों ही बातें क्या हैं? गलत हैं। और आप लोग डी ऑप्शन 65% लोग सही दे भी पा रहे हैं। इसका मतलब अब आप प्रॉपरली समझ पा रहे हैं CDP को, कम समय में भी सही उत्तर आप दे पा रहे हैं, इसलिए स्पीड बढ़ा के ही रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। जीन पियाजे's कंस्ट्रक्टिविज्म proposes that children progress through 4 stages of cognitive development। भाई पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है या पियाजे का रचनावाद का जो प्रस्तावित सिद्धांत है वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों को मुख्य रूप से किस प्रकार प्रगति करते हैं बच्चे, 4 स्टेजेस में कैसे वो डेवलप होते हैं पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, ये पूछा है। बाय एक्टिंग अपॉन द एनवायरमेंट, यानी वातावरण में अंतःक्रिया करके, थ्रू सोशल इंटरेक्शंस विद मोर नॉलेजेबल अदर। अब ये आपको पता है MKO का कॉन्सेप्ट तो कौन लेकर के आया है? वाइगोस्की है, कि भाई जो व्यक्ति आपसे ज्यादा जानता होगा आप उससे सीख लीजिए। स्कैफोल्डिंग यानी पाड़, मचान, ढांचा, जिसको हम कह रहे हैं कि जहां जरूरत हो, जहां आप अटक रहे हैं वहां हेल्प ले लीजिए किसी की, ये सारी बातें वाइगोस्की की हैं, पियाजे नहीं। इमिटेशन की बात ना पियाजे करते ना वाइगोस्की, तो ये तो वैसे ही हट गया। थ्रू एंटिसिपेशन ऑफ रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड पनिशमेंट की भी बातें कोई रचनावादी नहीं करता, चाहे वो पियाजे हो, वाइगोस्की हो, ब्रूनर हो। ये व्यवहारवाद का कॉन्सेप्ट है, तो ये भी हट गया। सिर्फ एक ही बात सही है कि पियाजे की जो 4 स्टेजेस हैं उनमें बच्चे का जो संज्ञान है, उसकी जो समझ है, वो अंतःक्रिया करके, वातावरण के साथ, ये नहीं लिखा सामाजिक अंतःक्रिया करके, अपने एनवायरनमेंट में। अब चाहे समाज हो, चाहे चीजें हो, चाहे पेड़ पौधे हो, बच्चा एक्टिवली एक्सपेरिमेंट करके सीखता है। बच्चे लिटिल साइंटिस्ट हैं, ऐसा पियाजे कहते हैं। एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज हैं, सक्रिय निर्माता हैं ज्ञान के, अपने एनवायरनमेंट में एक्टिविटी करके वो सीखते हैं, है ना। तो सिंपल बात है, बच्चा जहां एक्टिव है। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एनवायरनमेंट में सोशल एनवायरनमेंट भी आ जाएगा और आपका फिजिकल एनवायरनमेंट भी। फिजिकल एनवायरनमेंट में आपका जो आसपास का वातावरण है, चाहे वो पेड़ हो, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब, और सोशल एनवायरनमेंट में जिसमें समाज है, तो हर तरह के एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करेगा बच्चा पियाजे के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास, यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की स्टेज या मेंटल डेवलपमेंट की स्टेजेस भी इनको कह दिया जाता है दूसरी भाषा में, कैन चिल्ड्रन ऑपरेट ऑन ऑपरेशंस एंड परफॉर्म हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, यानी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं कर सकते हैं, वह परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव तो आ जाती है कब? 7 से 11 में ही, डिडक्टिव आएगी इसके बाद। तो जहां परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन की बात हो रही है कि आप सोच पा रहे हैं किसी थियरम के बारे में, आप सोच पा रहे हैं किसी इंपैक्ट के बारे में, यानी ये ज्यादा साइंटिफिक थिंकिंग है एक तरह की। तो ये लास्ट स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जब आती है, अमूर्त चिंतन, जो चीजें सामने नहीं है उन पर भी हाइपोथेसिस कर पा रहे हैं, परिकल्पना कर पा रहे हैं, इसीलिए परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन कह रहे हैं इसको हम। 11 से 15 वर्ष की उम्र लास्ट स्टेज है पियाजे की। लॉजिक लगा पाएगा। मेंटल ऑपरेशन का मतलब क्या है? यहाँ लॉजिक से है। तो डी ऑप्शन है सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ उत्तर। पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF से आपको याद होनी चाहिए। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल। जन्म से 2 वर्ष, जिसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस, डेफर्ड इमिटेशन, ये सब आ जाएगा। प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष, जिसमें एनिमिज्म है, आपका जो हम कहते हैं कि सिंबॉलिक थिंकिंग है, इंट्यूटिव थॉट है, ये सब आ जाएगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशन में आपको पता है कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और
सीरिएशन, फिर इसमें हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आती है, एडोलेसेंट ईगो सेंट्रिज्म होता है। ये 4 स्टेजेस हैं प्याजे की। पूरी थियरी आपकी छोटे से में रिवाइज हो गई कम समय में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा एक बार। ये कहता है डैश इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लेव वाइगोस्कीज थियरी फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में क्या महत्वपूर्ण है। वाइगोस्की आपको पता है सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इन 3 में से ही कुछ एक मिल जाएगा आपको, सही उत्तर तक आप पहुंच जाएंगे। लाइक शेयर करना आप भूल जाते हैं आजकल, वो भी कर दीजिए आते आते। कल्चरल टूल्स, मैचुरेशन की बात कौन कर रहा है? मैचुरेशन को क्या लिखा गया था? MESE, मैचुरेशन, या फिर हेरिडिटी भी लिख सकता है इसको। किसके अनुसार? प्याजे के 4 फैक्टर्स में आती हैं ये चीजें। पनिशमेंट का कोई रोल प्याजे वाइगोस्की दोनों में से कहीं नहीं है। अडेप्टेशन की बात भी प्याजे कर रहे हैं। और पूछा क्या है वाइगोस्की? सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, कल्चरल टूल्स हैं यहाँ पे, सांस्कृतिक उपकरण, इन तीनों में से एक मिल गया हमें, हम समझ गए भाई वाइगोस्की की बात हो रही है। वाइगोस्की कहते हैं जिस संस्कृति में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, उसके साथ अंतः क्रिया करके हम अपनी समझ विकसित करते हैं। बात ठीक है या नहीं है? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, 7 से सीधा हम 10 पर पहुंच गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, जवाब दीजिएगा। वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस इन द थियरीज ऑफ जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की, वाइगोस्की और पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य अंतर कहां है? भाई आपको पता है पियाजे ने भी संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी दी है, और वाइगोस्की ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही थियरी दी है कि बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है। दोनों में अंतर कहां है ये पूछा है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, समय ले लीजिए कोई बात नहीं, बट जवाब सही दीजिएगा। बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, सब मिक्स जवाब दे रहे हैं। चलिए देखते हैं कहानी है क्या। भाई क्या हमसे पूछा है, फटाक से देखेंगे और समझेंगे चीजें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। प्याजे वाइगोस्की में अंतर क्या है? या तो ए दे रहे हैं ऑप्शन आप लोग, या सी 57% लोग दे रहे हैं। देखते हैं। प्याजे एम्फेसाइज्ड ऑन द रोल ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कई लोग ये मान रहे हैं कि हाँ प्याजे ने महत्व दिया है लैंग्वेज को, एम्फेसाइज नहीं किया है बहुत ज्यादा, ये बात ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट मान रहे हैं वो, बट उन 4 फैक्टर्स का हिस्सा नहीं है। चलो मान लिया हमने, ये बात ठीक है, उतनी नेगेटिव बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनकी कोई दुश्मनी है लैंग्वेज से। वाइगोस्की गेव प्राइमरी इंपॉर्टेंस टू हेरिडेटरी कैपेसिटीज इन लर्निंग, बल्कि वाइगोस्की का ये क्रिटिसिज्म है, वाइगोस्की की ये आलोचना है कि उन्होंने वंशानुगत कारकों पे फोकस ही नहीं किया। वाइगोस्की ने बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे फोकस ही नहीं किया, जैविक अर्थों में देखा ही नहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। वो तो सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज की बात करते हैं, जिसमें से वंशानुगत या हेरिडिटी की बात वो कर ही नहीं रहे। तो ये बात तो गलत हो गई वाइगोस्की के बारे में कि उन्होंने हेरिडिटी की बात की है। वाइगोस्की एम्फेसाइज्ड द रोल ऑफ कल्चर इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बिल्कुल सही पकड़ गए आप। सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इन तीनों में से ही कोई एक जवाब 99% होता है जब क्वेश्चन वाइगोस्की का हो। डी ऑप्शन है पियाजे गेव इंपॉर्टेंस टू व्हाट द चाइल्ड कैन डू ऑन हर ओन एज वेल एज व्हाट शी कैन डू विद सपोर्ट। ये भी बात किसकी है? स्कैफोल्डिंग की, ZPD की बात हो रही है यहाँ पे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र। दोनों के बीच का डिफरेंस होता है जो आप खुद से कर सकते हैं और जो किसी की मदद से कर सकते हैं, इसको ZPD कहते हैं, ना कि, और ये कॉन्सेप्ट प्याजे ने नहीं, वाइगोस्की की बात कर रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया। अब आप कहेंगे सी सही होगा या तो ए सही होगा। अब आपको पता है वाइगोस्की ने एम्फेसाइज किया है, प्याजे ने लैंग्वेज को एम्फेसाइज नहीं किया है, ज्यादा महत्व नहीं दिया है। अगर उतना ही महत्व दिया होता प्याजे ने लैंग्वेज को, महत्व दिया है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन वो 4 फैक्टर्स में भी तो नजर आती फिर लैंग्वेज, इनमें तो होती नहीं है। मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल एक्सपीरियंस जिसको हम कह रहे हैं, और इक्विलिब्रियम, इसमें तो कहीं नहीं लिखा लैंग्वेज का नाम। तो प्याजे के अनुसार एम्फेसाइज नहीं किया है प्याजे ने लैंग्वेज पे। लैंग्वेज अगर हम बात कर रहे हैं, वाइगोस्की ने किया एम्फेसाइज रोल ऑफ कल्चर पे, लैंग्वेज पे, सोसाइटी पे। तो वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका निभाई, बताई है कि जिस संस्कृति, जिस समाज में हम बड़े हो रहे होते हैं, उसके साथ अंतः क्रिया करके, अन्योन्य क्रिया करके क्या करते हैं? सीखते हैं हम। ठीक है ना। नेहा कह रही है आज तो ईद का चांद देख रहे हैं सब। मैम, निशु मैम कब देखेंगे? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया यार। हाँ कल प्लान था छुट्टी का, मुझे आप लोगों ने शाम वाली क्लास में ऐसे पागल बना दिया बता के कि छुट्टी है, बट छुट्टी थी नहीं आज ऐप में भी, और फिर मैंने सोचा यूट्यूब पे तो ले ही लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा पढ़ लेंगे ईद के साथ। ईद मुबारक भाई उन लोगों को जो भी सेलिब्रेट करते हैं, या सभी को अगर देखा जाए तो। ठीक है, 30 में सुनते से आएगा रूपा, टेंशन नहीं लो। देखो एक बार, तो अगर हम बात करते हैं, वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर बल दिया है, ये कहा जा सकता है ए ऑप्शन के कंपैरिजन में। 8th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8?
कैरल ग्लिगन कौन है? ये कोहलबर्ग की स्टूडेंट थी एक तरह से। तो कैरल ग्लिगन ने क्रिटिसाइज किया या आलोचना की किसकी? लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की। कोहलबर्ग की नहीं, पर्सनली बात नहीं हो रही है यहां, उनके सिद्धांत पे बात हो रही है। तो ठीक है तालिब, कोहलबर्ग के सिद्धांत की, जो नैतिक विकास का सिद्धांत है जिसमें 3 लेवल हैं, 6 स्टेजेस हैं, ठीक है ना, उसको क्रिटिसाइज किया बाय आर्ग्यूइंग दैट मैन हैव मोरालिटी ऑफ डैश, यानी जो पुरुषों की नैतिकता का आधार है वो डैश होता है, वाइल विमेन हैव मोरालिटी ऑफ डैश, और जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार डैश होता है। अब पुरुषों की नैतिकता का आधार ढूंढिए पहले, क्योंकि पहला फिल इन द ब्लैंक वही है। जस्टिस, केयर, गुडनेस, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस गुडनेस, इन दोनों वर्ड्स का कोई खास प्रयोग है नहीं इस थ्योरी में। तो यहां पे कहा गया था कि जो पुरुषों की मॉरलिटी का क्या है, आधार है, वो जस्टिस है, लॉजिक बेस्ड ज्यादा होगा, जस्टिस बेस्ड, न्यायपूर्ण होगा। वही जो महिलाओं का मॉरलिटी या सही गलत का मामला है वो केयर से ज्यादा प्रभावित होता है, केयरिंग एस्पेक्ट कहा भी जाता है, फेमिनिन नेचर में होता है। तो भाई इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी महिलाएं हैं वो जस्टिस को बिल्कुल कंसिडर ही नहीं करती हैं, इसको इस तरह से नहीं देखना है, बट एक हल्का सा एंगल ज्यादा रहेगा केयर का फीमेल्स की मॉरलिटी में, जबकि मेल्स की मॉरलिटी में जस्टिस का या सही गलत में जस्टिस का रोल है। ये बात कैरल ग्लिगन ने कही है, और इस थियरी में फीमेल्स की मॉरलिटी को ध्यान में रखा ही नहीं गया। जेंडर बायस थियरी कैरल ग्लिगन ने बताया था। कैरल ग्लिगन बताया क्या था, मतलब है कैरल ग्लिगन जीवित हैं अभी भी, है ना, कोहलबर्ग तो नहीं रहे कुछ कारणवश। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भाई? ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड द एंड स्टेट ऑफ पॉसिबिलिटीज एज पर द थियरी ऑफ हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत की अगर हम बात करें या मल्टीपल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, तो कौन सा एक पेयर सही से करेक्टली मैच्ड है जो इंटेलिजेंस का हाई एंड हो सकता है, यानी किसी एक प्रकार की इंटेलिजेंस में यदि व्यक्ति सर्वोच्च हो तो वो क्या बेस्ट बन सकता है, हायर लेवल पे कौन से जा सकता है। तो पहला पेयर है इंटेलिजेंस, कौन सी वाली इंटेलिजेंस? लिंग्विस्टिक, भाषक बुद्धि यदि किसमें है तो वो एंड स्टेट पॉसिबिलिटी क्या है उसकी? अकाउंटेंट की है। ये तो मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में जाएगा ना अकाउंटेंट। लिंग्विस्टिक में तो पोइट बन सकते हो आप, एक अच्छे भाषाविद बन सकते हो आप, लिंग्विस्ट बन सकते हो। अगर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है तो अकाउंटेंट का क्या सेंस है भाई? नहीं। इंटेलिजेंस क्या है? स्पेशियल, जिसको हम कहते हैं स्थानिक बुद्धि, स्थानों को लेकर के, स्पेसेस को लेकर के ज्यादा अच्छी समझ होगी इन लोगों की। एंड स्टेट क्या है? आर्किटेक्ट बन सकते हैं, बिल्कुल सही बात है कि वास्तुकार बन सकते हैं, क्योंकि इंटीरियर डेकोरेटर्स या फिर आर्किटेक्ट्स या फिर जिनको भी मूर्तिकार भी इवन फॉर दैट मैटर, क्योंकि उनको पता है ये नाक ऐसी नहीं ऐसी बनानी है, तो स्पेशल इंटेलिजेंस चाहिए होती है। आर्किटेक्ट में अच्छी खासी लेवल का इंटेलिजेंस पाया जाएगा। कौन सा? स्पेशल इंटेलिजेंस। तो बुद्धि के 8 प्रकार बताए गार्डनर ने, जिसमें से एक ये है। इंटेलिजेंस बॉडीली काइनेस्थेटिक जिसमें है, यानी बॉडी पे शारीरिक गति करने की क्षमता है, तो वो सिंगर बनेगा। ये तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति बनेगा सिंगर। बॉडीली काइनेस्थेटिक वाला तो स्पोर्ट्स पर्सन बनेगा, जिम्नास्ट बनेगा, डांसर बनेगा हद से हद। ये सिंगर बनने का तो कोई सेंस नहीं है। नेचुरलिस्टिक यानी जिसमें प्राकृतिक बुद्धि है वो टीचर बनेगा, नहीं। यहां पे आपको इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, इन दोनों में से कोई एक चाहिए होगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी सारे पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से एक क्वेश्चन है, देखिए कई सारे क्वेश्चन है वैसे। एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कंसिडर्स मल्टीलिंगुअलिज्म। इससे पहले क्वेश्चन यही आता था मल्टीलिंगुअलिज्म का, बस अब एनईपी लगा दिया गया है आपको थोड़ा सा डराने के लिए। अदरवाइज बहुभाषिता की अगर हम बात करते हैं तो ये एनसीएफ में भी बात हुई है इसकी, और पहले एनसीएफ के नाम पे ये क्वेश्चन आता था, है ना। तो एज अ हिंड्रेंस बहुभाषिता क्या है कि एक कक्षा में कई भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थी होंगे। भाई एक बच्चा है जो पंजाबी बोली जाती है जिसके घर में, एक बच्चा है जिसके घर में हिंदी बोली जाती है, दूसरा बच्चा है उसके घर में गुजराती बोली जा सकती है। तो अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले बच्चे एक क्लासरूम में होते हैं, तो बहुभाषिता कहते हैं इसको हम। इसको महत्व दिया, हिंड्रेंस बताया है, रुकावट बताया है इसको नहीं, एनईपी ने इसको कोई रुकावट नहीं बताया, ये बैरियर होती भी नहीं है कभी। एज एन एसेट इन द क्लासरूम, यानी एक रिसोर्स है। मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स एक टाइटल भी है आपके एनसीएफ जैसे डॉक्यूमेंट में, एक पूंजी के रूप में देखते हैं हम कि एक एसेट है, ये एक हमारे लिए एक संसाधन है बहुभाषिता। बच्चे एक दूसरे से बहुत सारी भाषाएं भी सीखेंगे, और जितनी ज्यादा भाषाएं आती है हमारा बुद्धि का स्तर भी बेहतर होता है उससे। तो बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन चेक करते हैं। एज अ अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये अननेसेसरी नहीं है, बैरियर भी नहीं है। तो मल्टीलिंगुअलिज्म को हमेशा पॉजिटिव लाइट में देखना है। पीडीएफ सेंड करा देंगे यार इस मंडे से पहले पहले, संडे इवनिंग में या संडे रात को। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए एक बार, ये क्या कहता है भाई?
इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन की जब बात होती है, असेसमेंट की जब बात होती है, आकलन की जब बात होती है, कितना सीखा, कैसे सीखा, तो उसको क्या मानेंगे हम? फटाफट से बताइए। जहां बच्चे सेंटर में है उस क्लासरूम की बात हो रही है, बताइए फटाफट। लव फ्रॉम त्रिपुरा, बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। फटाफट से बताइए, त्रिपुरा से लव के साथ साथ आंसर भी कीजिए कि चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में असेसमेंट या आकलन या टेस्ट करना या जांचना जो है, मूल्यांकन जो है, इवैल्यूएशन जो है, वो कैसे होना चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम बेसिकली बाल केंद्रित है, जहां बच्चों को केंद्र में रखा जा रहा है। इज अंडरटेकन थ्रू फ्यू पेरियोडिक एग्जामिनेशंस, यानी कुछ सामयिक परीक्षाओं द्वारा, यानी कुछ एग्जाम्स लेते रहो, ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहती है। वो तो कहेगी बच्चों को एक्टिव रखो और आकलन भी करा लो। टेक्स प्लेस थ्रू रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप, तो इसमें भी बच्चा एक्टिव नहीं है। डज नॉट टेक प्लेस एट ऑल, आकलन करो ही मत, फिर पता कैसे लगेगा कहां गलती है, कैसे सीखेगा, कैसे बेटर करेगा। बच्चा जहां एक्टिव है वो ढूंढ लो। इज कंसिडर्ड एन इंटीग्रल पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो या फिर सीसीई हो, जो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, वो असेसमेंट को एक अभिन्न अंग मानते हैं सीखने की प्रक्रिया का। कि भाई हम सीख रहे हैं, आप साथ में पोल में जवाब दे रहे हैं, आपको फीडबैक मिल जाता है, पता लगेगा आप गलत हैं कि सही हैं, और कैसे उसको इंप्रूव किया जा सकता है। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर ही है। ऐसा नहीं है कि जब मैं कह रही हूँ टेस्ट है आज तो बस आपका, तो मैं कुछ बताऊंगी ही नहीं कि ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होता है, साथ साथ सीखेंगे भी। तो सीखने की ही प्रक्रिया का अभिन्न अंग है असेसमेंट, आकलन, टेस्ट भी इंटीग्रल पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो प्रपोज करती है फॉर रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारण के लिए क्या प्रस्तावित करती है? वंचित समुदाय मतलब किसी भी रूप में जो बच्चे वंचित रह गए हैं, सोशली डेप्राइव्ड हैं, उनके बारे में क्या कहती है ये? यार उजाला अगर ले लोगे यूट्यूब पे क्लास तो उससे फायदा बहुत हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप बैच में हैं फिर भी ये शाम वाला सेशन अटेंड कर सकते हो, नहीं भी करोगे तब भी 30 में से 30 आएंगे ही आएंगे, बट बेटर है कि कर लो, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प हो जाएगी और बहुत मुश्किल पेपर आने के केस में भी आपकी प्रैक्टिस जरूरत से ज्यादा हो चुकी होगी। तो सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आता है बच्चा, उतने समृद्ध परिवार से नहीं है पैसे के मामले में, तो रोट लर्निंग पे ध्यान देंगे, इनको रट्टे लगवा देंगे, कोई मतलब नहीं है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम एंड असेसमेंट, जबकि स्टैंडर्डाइजेशन होता है सबके लिए एक जैसा, जबकि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए करिकुलम में, ये भी गलत हो गया। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टेस्टिंग, फर्स्ट कौन आ रहा है, कितने नंबर ला रहे हैं, तो ये भी गलत तरीका है। सही तरीका कौन सा है? रिलेटेबल एंड मीनिंगफुल करिकुलम, ऐसे बच्चों के लिए जो किसी भी रूप में वंचित रह गए हैं, जिसमें समाज ने उनको साइड कर दिया है, उनके लिए भी हम संदर्भ में सिखा सकें, उनके जीवन से जोड़ के सिखा सकें, उनके लिए मीनिंगफुल पाठ्यचर्या बना सकें, ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसे एक्टिविटीज कराएं जिससे वो बच्चा भी कनेक्ट कर पाए, अलग थलग महसूस ना करे, इंक्लूसिव बन जाए इन चीजें। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इन सेवरल मिडिल स्कूल क्लासरूम्स इट इज ऑब्जर्व्ड दैट बॉयज ऑफन रेज देयर हैंड्स टू आंसर मोर देन गर्ल्स एंड टेंड टू डोमिनेट क्लासरूम डिस्कशंस। इन सच कॉन्टेक्स्ट द टीचर शुड, यानी माध्यमिक स्तर की कई कक्षाओं में देखा गया है कि लड़के कक्षा में उत्तर देने के लिए लड़कियों की तुलना में हाथ ज्यादा उठाते हैं, यानी कोई भी क्वेश्चन पूछो तो नंबर ऑफ बॉयज जो हैं वो ज्यादा हाथ उठा रहे हैं और लड़कियां हाथ कम उठाती हैं। इसको कहा जाता है कि इनिशिएटिव लेने के लिए लड़के ज्यादा तैयार नजर आ रहे हैं यहाँ पे, और इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि लड़के ही इंटेलिजेंट हो गए, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है एक्सेप्ट दैट बॉयज आर मोर इंटेलिजेंट देन गर्ल्स, ये जेंडर वाले टॉपिक से क्वेश्चन है कि ये स्वीकार कर लेना चाहिए अध्यापक को या शिक्षिका को कि लड़के लड़कियों की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। अब ये जेंडर पढ़ते समय हम पहले ही मान चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़के ज्यादा बुद्धिमान हैं, लड़कियां कम बुद्धिमान हैं, लड़के मैथ्स में अच्छे होंगे, लड़कियां मैथ्स में अच्छी नहीं होंगी। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, बट ये रीजन नहीं है क्योंकि वो लड़के हैं तो वो बाय नेचर उसमें अच्छे होंगे, या फिर कोई काम लड़के या लड़कियां में से कोई एक ही अच्छा करता है, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक्सेप्ट दैट गर्ल्स डू नॉट हैव द पोटेंशियल टू स्टडी इन मिडिल क्लास, कि लड़कियों में तो क्षमता ही नहीं है पढ़ने की माध्यमिक स्तर पे, उनको तो प्राइमरी तक ही पढ़ा के साइड कर दो, तो ये भी बेकार बात हो गई। एनालाइज हाउ जेंडर डिफरेंसेस आर इनबॉर्न एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, मतलब ये विश्लेषण कर लेना चाहिए कि जो जेंडर की या लिंग की भिन्नताएं हैं वो जन्मजात होती हैं, जबकि जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। लिंग जो है एक सामाजिक
संरचना है जो समाज ने बनाया है कि लड़के ये काम करेंगे, लड़कियां ये काम करेंगी। ये सब जो जेंडर है एक सामाजिक संदर्भ में बना हुआ एक कॉन्सेप्ट है, ये कोई बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं, इनबॉर्न नहीं है ये। नहीं तो बछेंद्री पाल का एग्जाम्पल हमें नहीं मिलता जो माउंट एवरेस्ट चढ़ गई। अगर हम बात करें कर्णम मल्लेश्वरी की जो 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं, तो ये एग्जाम्पल हमारे पास नहीं होता यदि लड़कियां इनबॉर्न ही वीक हैं और लड़के मजबूत हो गए तो एनालाइज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चिल्ड्रन एंड हर ओन पेडागोजी। अगर ऐसा हो रहा है क्लासरूम में, जो कि एक गलत खराब बात है, बच्चों के संदर्भ व खुद के शिक्षा शास्त्र का विश्लेषण करना चाहिए कि कहीं आप ऐसे टीचिंग मेथड्स का यूज तो नहीं कर रहे हैं जिसमें जेंडर बायसनेस आ जा रही है। कहीं आपने मौका नहीं दिया बाकी लोगों को, लड़कियों को बराबर का मौका दे ही नहीं पा रहे हैं आप, है ना। एनालाइज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन एंड हर ओन पेडागोजी, यानी किस संदर्भ में बच्चे कहां से आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि लड़कियों को हाथ उठाने के लिए उनकी बात की वैल्यू नहीं की गई हो सकता है घर में या क्लासरूम में, इसलिए वो हाथ उठाना कम पसंद करती हैं, है ना। वो कॉन्फिडेंस की कमी शायद उस वजह से हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन में एक तो आप ये करेंगे, मतलब थोड़ा सा इक्वालिटी रखने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है लड़कों ने हाथ उठाया तो सिर्फ उन्हीं को जवाब देते रहेंगे। अगर एक लड़की भी हाथ उठा रही है तो आप इक्वालिटी प्लस इक्विटी थोड़ा सा कोशिश करेंगे एम्पावर करने की ऐसी सिचुएशन। ठीक है जी, बहुत बढ़िया अनुरंजन, आप नए जुड़े हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या कहता है भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, प्रगतिशील कक्षा कक्ष को परिभाषित कौन सा एक ऑप्शन करता है। प्रगतिशील मतलब जो आगे बढ़ने की तरफ है, लर्निंग बाय डूइंग हो रही है। जॉन डूई को याद कीजिए यहाँ पे, जॉन डीवी जिनको हम कह देते हैं, 20th सेंचुरी में अपनी वाइफ के साथ मिलकर लैब स्कूल्स खोले इन्होंने शिकागो में, अमेरिका के, है ना। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बच्चे को सेंटर में रखना। लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है ये कहते हैं, कोलैबोरेट करके सीखो, प्रेजेंट लाइफ के लिए सीखो, ये सारी बातें जॉन डूई करते हैं। तो अगर हम बात करें प्रगतिशील शिक्षा की जहां पे बच्चा सेंटर में है, तो जब बच्चा सेंटर में होगा तो लर्निंग फॉर एग्जाम्स क्यों होगी भाई। परीक्षाओं के लिए सीखना थोड़ी है कि हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि पेपर दे सकें। फोकस ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी अनुभवात्मक अधिगम पर बल देना, रियल लाइफ से जोड़ना लर्निंग को, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना। ये तो ठीक लग रहा है कि अनुभवात्मक अधिगम पे फोकस हो, बच्चे को अनुभव मिले, हम कहीं फील्ड ट्रिप, कोई एक्सपेरिमेंट, मतलब जीवन से जोड़ करके सिखा रहे हैं उसे अनुभव के आधार पे। ये बात तो समझ में आ रही है। लर्नर सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड या प्रोग्रेसिव एजुकेशन की ही बात हो रही है। थॉट तीनों के पीछे एक ही है। डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड करिकुलम कभी नहीं होना चाहिए, कॉन्टेक्चुअलाइज्ड होना चाहिए। डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड का मतलब हो गया जिस संदर्भ से, जिस दुनिया से बच्चा आता है उससे जोड़ो ही मत उसे। एग्जांपल्स ऐसे दो जो उसके जीवन में कभी नहीं हुए, जबकि आपको जीवन से जोड़ना है। तो गैर संदर्भित नहीं होनी चाहिए पाठ्यचर्या, संदर्भित कॉन्टेक्चुअल होनी चाहिए, ना स्टैंडर्डाइज्ड होनी चाहिए, कॉन्टेक्चुअल होनी चाहिए। टीचर सेंट्रिक नहीं, चाइल्ड सेंट्रिक पेडागोजी की बात करेगा कौन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो अनुभवात्मक अधिगम पे फोकस होना चाहिए, बी ऑप्शन। बच्चे को करके सीखने पे और अनुभव के बेसिस पे हम मौका दे पाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, थोड़ा सा लेंदी है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस टेस्ट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स सच एज एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। जब आप बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं तो एक तो होते हैं लॉट्स, लॉट्स LOTS। चलो पहले आप जवाब ही दे लो फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन का आंसर कीजिए फिर बताएंगे इस पे क्या बातें जानने को हो सकती हैं। अगर हम बात PDF देंगे यार, जल्दी दे देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस टेस्ट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, यानी कौन सा प्रश्न, ये चार प्रश्न दिए हुए हैं यहाँ पे ABCD में, एक एक प्रश्न है। कौन सा प्रश्न विश्लेषण व मूल्यांकन जैसी उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करता है। तो विश्लेषण व मूल्यांकन जैसी, यानी आप विश्लेषण करें और मूल्यांकन कर पाए, एनालाइज करने की क्षमता और इवेल्युएट, जांचने की क्षमता हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में मानी जाती है। जबकि जो बाकी की शुरुआत की चीजें हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, इन तीनों को लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में डालते हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वो होगा, हॉट्स वाले क्वेश्चन हम गिफ्टेड बच्चों को भी देते हैं और सोचने पे मजबूर करें जो क्वेश्चंस, है ना, वो क्वेश्चंस हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में डाले जाएंगे। एनालाइज करना मतलब दो चीजों में के बीच में वो समझ पाए क्या रीजन रहा, फेल हुए तो क्या चीज सही है, कितना आता है आपको, आप खुद ही इवेल्युएट कर रहे हैं, है ना। तो अगर हम बात कर रहे हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की जिसमें दिमाग ज्यादा खर्च हो, सोचने पे मजबूर हो बच्चा। क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन योर एरिया एंड व्हाई। अपने क्षेत्र में आप निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या अंतर पाते हैं और क्यों। मतलब जिस भी एरिया में आप रहते हैं वहां जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हैं, यानी जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं और वहीं जब आप पब्लिक या गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं, तो दोनों में क्या अंतर है और ऐसा क्यों है। अब बच्चा अपने अनुभव के आधार पर बताएगा, सोचेगा, जो भी चीजें उसने जानी होंगी, पढ़ी होंगी, या पढ़ेगा इस बारे में, समझेगा, जानेगा, बातें करेगा, क्वेश्चंस पूछेगा घर वालों से, आसपास के जगह पे जाएगा, वहां से पूछेगा। मतलब बच्चा सोचने पे मजबूर है, बस वन वर्ड आंसर नहीं है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है।
तो ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल हो गई। वहीं अगर हम बाकी तीनों देखें, व्हाट डज द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 स्टेट, यानी नागरिक अधिकार अधिनियम में क्या है, ये तो रटी रटाई बात हो जाएगी, याद होगा तो बता देगा। और ये रिकॉल वाला जवाब है, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला जवाब है, जबकि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जिसमें उच्च कोटि का आपका थॉट इन्वॉल्व होगा, थिंकिंग इन्वॉल्व होगी, वो सिर्फ ए ऑप्शन है। क्योंकि हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, आप कह दो जी 28 स्टेट्स हैं, ये क्लोज्ड एंडेड हो गया, इसमें कौन सी बड़ी ऑर्डर की थिंकिंग लग गई। अगर आपने पढ़ा होगा, याद होगा तो बता दोगे, नहीं तो नहीं, सोचने पे मजबूर हुए ही नहीं आप। हाउ आर दी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड, ये भी एक प्रोसीजर है, अगर बच्चे ने पढ़ा है तो बता देगा। इसमें भी कोई हायर ऑर्डर थिंकिंग नहीं लग गई है, तो बस ए ही ऑप्शन है जिसमें वो सोचने पे मजबूर होगा। ठीक है, इतनी बात।